हेलो स्टूडेंट। जैसे कि हमने कल के लेक्चर में देखा, न्यूरेमबर्ग कोड। जो न्यूरेमबर्ग कोड था उसे डॉक्टर ट्रायल भी कहा जाता है। तो जो न्यूरेमबर्ग डिजास्टर था वो 1947 में हुआ था। ठीक है, तो हमने ये कल पढ़ भी लिया था और समझ भी लिया था। मैंने आपको स्टोरी के फॉर्म में समझाया भी था। तो क्या किया था, जो जर्मन फिजिशियन थे 28, उनको क्या किया था, उनको बंदी बनाया गया था और एपीआई दिया था डायरेक्ट ओरली। जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है वो दिया था उनको, फिजिशियन को, और उनका कोई कंसेंट नहीं लिया था इस ट्रायल के लिए। ठीक है, उनका कोई कंसेंट नहीं लिया था और उनको जबरन क्या किया था, वो ऑब्जर्व किया गया था वो एपीआई देने के बाद। और ये किसने किया था, ये किया था हिटलर और उसके टीम ने 1947 में, जो कि 140 डेज का ट्रायल था। ठीक है, 140 डेज का ट्रायल चला था। तो उसके बाद एक कोड डिजाइन हुआ जो कि हम इथिकली मेडिकल एक्सपेरिमेंट कर सके। उसके लिए मतलब जो आगे चल के सब्जेक्ट के साथ ऐसा कुछ ना हो, उनके कंसेंट के बिना कुछ ट्रायल उन पे ना हो, इसके लिए क्या किया था उसके लिए क्या किया, 10 प्रिंसिपल डिजाइन किए गए, उसको न्यूरेमबर्ग कोड कहा गया। तो फास्टली हम उनका रिवीजन करते हैं। ठीक है, आई होप सो कि सबने ये बाय हार्ट किया होगा न्यूरेमबर्ग कोड के जो 10 प्रिंसिपल थे। क्योंकि अगर आप ये 10 प्रिंसिपल अगर याद रखते हो तो आपको जो आईसीएच जीसीपी होगी वो याद रखने में बहुत ही इजी जाएगा, जो आगे हमारा टॉपिक है। और जो आईसीएच जीसीपी के जो प्रिंसिपल होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और इंटरव्यू में वो ही पूछे जाते हैं। इसके लिए हमें अगर ये बेसिक 10 प्रिंसिपल याद हो गए तो वो बहुत ही इजी जाएगा याद रखने के लिए। तो पहला है वॉलंटरी कंसेंट। जो सब्जेक्ट है उनसे क्या करते हैं कि उनकी इच्छा से, मतलब उनकी इच्छा से वो तैयार हो एज अ सब्जेक्ट क्लिनिकल ट्रायल उन पे करने के लिए। तो उनको पहले सब एक्सपेरिमेंटल पर्पस, ड्यूरेशन और पोटेंशियल रिस्क बताई जाती है, ताकि उनको सब पता हो। और उसके बावजूद अगर वो हाँ कर रहे हो तो उनको पार्टिसिपेट किया जाता है एज ए सब्जेक्ट। ठीक है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी किन मतलब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो कंडक्ट करता है रिसर्चर्स उनकी या स्पॉन्सर इन्वेस्टिगेटर्स, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो सब्जेक्ट है वो क्या हो, उनके कंसेंट के साथ आए हो। उसके बाद जो एक्सपेरिमेंट होता है वो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हो और वो बहुत ही नेसेसरी हो, कि वो ये ट्रायल करना बहुत ही नेसेसरी है। और इसके बेसिस पे जो रिस्क है वो हम क्या करें, ये जो रिस्क शुड बी जस्टिफाइड बाय द इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च। मतलब जो रिस्क है वो क्या हो, जस्टिफाई हो कि ठीक है अगर ये इतना ही इम्पोर्टेंट है तो हम थोड़ी बार रिस्क ले ही लेते। ठीक है, इट शुड बी साइंटिफिक नॉलेज, मतलब ये साइंटिफिक नॉलेज के बेसिस पे हो और अननेसेसरी हार्म को हम क्या करें, लिमिट करें, मतलब कम करें अननेसेसरी हार्म। और जो सब्जेक्ट है उनको क्या करें, प्रोटेक्ट करें, मतलब वो क्या, मतलब प्रिकॉशन ले कि वो सब्जेक्ट को क्या अननेसेसरी हार्म से दूर ही रखा जा सके। और जो ओनली क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स होते हैं वो कंडक्ट कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट। और जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनके पास एडिक्वेट ट्रेनिंग और एक्सपेरिमेंट हो, वो एक्सपीरियंस हो वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए। और उनका जो क्वालिफिकेशन है वो एडिक्वेट हो इस एक्सपेरिमेंट के लिए। ठीक है, तो सब्जेक्ट शुड हैव अ राइट, मतलब वो सब्जेक्ट के पास राइट होता है कि एट द एंड स्टेज पे भी वो क्या कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है। और रिसर्चर के पास भी राइट होता है कि वो अगर कोई भी जो रिस्क है वो अगर लाइफ थ्रेटनिंग तक जाती है तो वो क्या कर सकते हैं, वो ट्रायल को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो न्यू डिजास्टर था वो था थैलेडोमाइड डिजास्टर, जो 1960 में हुआ था। और ये भी हम आपको मतलब स्टोरी के फॉर्म में बताएंगे ताकि क्या हो, आपको इजीली याद रहे। जैसे कि हमने, अगर किसी ने ध्यान देके या बहुत ही स्लोली वो लेक्चर किया होगा फर्स्ट डिजास्टर का, तो सैली
नीलामाइड डिजास्टर था, उसके उसके बाद जो न्यूरेमबर्ग कोड था, तो जो फर्स्ट था, तो उन्होंने क्या किया था, जो इससे मैसेंजर कंपनी थी, उन्होंने एक ड्रग एलिक्सियर फॉर्म किया था, जिसमें जो एजेंट था वो था डाइथिल ग्लाइकॉल। उसने क्या किया था, पॉइजन वाला काम किया था, तो बहुत बड़ी मास पॉइजनिंग हो गई थी। उसके बाद एफडीए एक्ट क्या हुआ था, डेवलप्ड हुआ था, ठीक है। और जो न्यूरेमबर्ग और डिजास्टर था, उसके बाद न्यूरेमबर्ग कोड डिजास्टर होके इथिकल एक्सपेरिमेंट के तरफ हम आ गए थे। अब 1960 में जो थैलेडोमाइड डिजास्टर था, मतलब अब तक 1960 तक हमें क्या क्या मिला, एक तो जो एफडीए के एक्ट के थ्रू हमें मिला कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग ड्रग है, तो वो ड्रग हम जो ड्रग है हम उसका एनिमल पे ट्रायल कर सके और उसकी सेफ्टी और इफेक्टिवनेस को चेक कर सके, ठीक है। और जो सेकंड था वो न्यूरेमबर्ग कोड, उस पे वो ड्रग मतलब जो कोड था, हमने क्या किया था, जो सब्जेक्ट है उस पे ज्यादा ध्यान दिया था कि वो सब्जेक्ट की वेलबींग राइट को प्रोटेक्ट कर सके। अब ये थायराइडोमाइड डिजास्टर है, ये ह्यूमन ट्रायल के ऊपर, मतलब क्लिनिकल ट्रायल के ऊपर है। मतलब कैसे, अगर सिर्फ मेंस पे ये क्लिनिकल ट्रायल था, मैन्युफैक्चरिंग के बाद मेंस पे किया गया था और वुमेन्स पे नहीं किया गया था, तो उससे ये डिजास्टर हैपन हुआ था। मतलब क्या हुआ था, जो थैलेडोमाइड डिजास्टर है, तो ये मार्केट में पहले भी था एज अ ट्रैंक्विलाइजर ड्रग। और इसका काम क्या था कि वो एंजाइटी को रिड्यूस करता था, जो भी फियर हो, टेंशन हो, या मॉर्निंग सिकनेस हो, या स्लीप का कोई भी प्रॉब्लम हो, वो क्या करता था, रिड्यूस करता था, उसको ट्रीट करता था, ट्रैंक्विलाइजर ड्रग। तो जो केमियो ग्रंथल कंपनी थी जर्मन की, फार्मास्यूटिकल कंपनी, इन्होंने क्या किया, थैलिडोमाइड को मैन्युफैक्चर किया और उनका ब्रांड नेम था कॉन्ट्रेजेंट। इस नाम से, इस ब्रांड से उन्होंने थैलिडोमाइड को क्या किया, मैन्युफैक्चर किया फर्स्टली। और जब उन्होंने जब मार्केट में लाना था, तो एफडीए के एक्ट के वो मतलब हिसाब से उन्होंने एनिमल ट्रायल किया और मेंस पे ट्रायल किया। जो वुमेन्स ट्रायल था उन्होंने सिर्फ मेंस पे ट्रायल किया, और उन्होंने कंसिडर कर लिया कि जो उन्होंने क्या कंसिडर कर लिया, जो मेंस पे ट्रायल किया हुआ है वो क्या होगा, सबके लिए, मतलब मेंस में किया तो अब सब वुमेन पिंक के लिए वो सेफ ही है। उन्होंने ऐसा एज्यूम करके वो मार्केट में इंट्रोड्यूस कर दिया। जिस ईयर उन्होंने 1961 में इंट्रोड्यूस किया, उस ईयर में उनको विड्रॉ करना पड़ा। क्यों? क्योंकि जो ड्रग था वो 46 कंट्री में जो प्रेग्नेंट वुमेन ने कंज्यूम कर लिया, तो उसका रिजल्ट क्या आया, जो 10,000 चिल्ड्रन थे, वो द बोर्न विथ वी आर द बोर्न विथ सेवरल डिफॉर्मिटीज इंक्लूड फोकोमेलिया। जो फोकोमेलिया थे, मतलब जो शॉर्ट हैंड होते हैं ना, शॉर्ट हैंड या शॉर्ट, मतलब फोकोमेलिया और भी डिजास्टर और भी प्रॉब्लम, जैसे पैर में कुछ हो, ऐसे डिफॉर्मेटिव बेबी से उस समय उनका बर्थ हो गया। क्यों? क्योंकि उस थैलेडोमाइड की वजह से। और उनको पता नहीं था, क्योंकि उन्होंने ट्रायल किया नहीं था प्रेग्नेंट वुमन पे, और प्रेग्नेंट वुमन ने उसे कंज्यूम करके ये रिजल्ट सामने आया। तो उसके बाद कोई बहुत सारे जो वुमेन थे उनका मिसकैरेज भी हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ, फर्स्टली वे सभी ड्रग्स मार्केट से विड्रॉ कर लिए, ठीक है, क्योंकि बिना ट्रायल के आए थे। तो इसके बेसिस पे जो फूड एंड ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट था, तो उसका क्या हुआ, अमेंडमेंट हो गया। तो उसका उसका नाम है केफावर हैरिस अमेंडमेंट, मतलब ड्रग इफिकेसी अमेंडमेंट भी उसे कहा जाता है। तो ये आप कल के लेक्चर में देखिए। अब ये हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। Thalidomide was initially developed and marketed as a tranquilizer drug that reduces anxiety, fear, tension, and related mental disturbance. Anxiety, trouble sleeping, tension, and morning sickness under the trade name Contragent by the German pharmaceutical company Chemiogrunthal. However, it had not been thoroughly tested on pregnant women before it introduced, and despite initially being considered safe for use during pregnancy,
Concern about birth defect arose in the 1961. Constantly, the medication was withdrawn from the market in Europe that same year. The widespread use of thalidomide by pregnant women across the 46 countries led to what is considered one of the largest man-made medical disasters in history. More than 10,000 children were born with severe deformities, including the phocomelia, as well as the numerous miscarriages. आपको समझ में आया? मैंने ये सब पॉइंट कवर कर दिए मेरे स्टोरी में. ठीक है, ये स्टोरी के फॉर्म में आपको बताया जैसे कि जो थैलिडोमाइन ड्रग था वो ट्रैंकुलाइजर ड्रग के नाम से पहले से ही मार्केट में था और वो किस काम के लिए था? रिलेटेड मेंटल डिस्टर्बेंस, रिड्यूस एंजाइटी एंड ट्रबल स्लीपिंग, टेंशन, मॉर्निंग सिकनेस के लिए. तो जो केमियोग्रंथल कंपनी थी वो जर्मन की फार्मास्यूटिकल कंपनी थी. उन्होंने क्या किया? कॉन्ट्रोजन ब्रांड के नाम से कि थैलिडोमाइड को मैन्युफैक्चर किया और इंट्रोड्यूस कर लिया मार्केट में. तो इंट्रोड्यूस से पहले उन्होंने मैन पे ट्रायल किया था, वुमेन्स पे नहीं किया था. तो उन्होंने कंसिडर कर लिया ये सबके लिए सही है. बट क्या हुआ? जो प्रेग्नेंट वुमेन ने वो कंज्यूम करने के बाद 1961 में क्या रिजल्ट आया सामने कि जो 46 कंट्री में प्रेग्नेंट वुमेन ने ये कंज्यूम किया था वो और उसकी वजह से 10,000 चिल्ड्रन थे वो डिफॉर्मेटिव पैदा हो गए और मतलब मेन जो थे फोकोमेलिया के शिकार हो गए और बहुत सारे महिलाओं का मिसकैरेजेस हो गए. ये हमने पहले ही आपको स्टोरी के फॉर्म में बता दिया था. ठीक है, जैसे हमने ये बताया वैसे न्यूरमबर्ग बताया और वैसे फर्स्ट सेलेनिलमाइड बताया. ठीक है, अब हमारा जो लास्ट हिस्ट्री का होगा वो था टस्की सेफालिस स्टडी. अब इसके बीच जो मतलब जैसे कि हमने 37 वाला देखा, उसके बाद हमने 47 वाला देखा, अब हमने 60 वाला देखा. अब इसके बाद जो आता है ना वो केफावर अमेंडमेंट आता है, केफावर हैरिस अमेंडमेंट आता है, उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ हेलेस्की आता है, फिर नेशनल रिसर्च एक्ट आता है और उसके बाद जो आता है वो तजकी सेफालिस स्टडी आता है. ठीक है, अगर हम ईयर वाइज गए तो, बट हम ईयर वाइज नहीं जाएंगे. हमने पहले क्या किया? जो हिस्ट्री देखी क्लिनिकल रिसर्च की, तो हम फोर्थ वाली हिस्ट्री भी तजकी सेफालिस स्टडी की हिस्ट्री पहले लेंगे और उसके बाद नेशनल रिसर्च एक्ट और वो लेंगे. ठीक है, तो उससे क्या होगा? आपको जो हिस्ट्री है वो ध्यान में रह जाएंगे कि या इसकी वजह से हुआ था और इसकी वजह से ये हुआ था. ठीक है, और जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है वो आप रिवीजन करो या लेक्चर बार बार देखो या रिवीजन कर लो, या फिर ये लेक्चर होने के बाद मैं एक सेपरेट क्लास लेने वाली हूँ क्लिनिकल रिसर्च का. उसके बाद हम क्लिनिकल ट्रायल मैनेजमेंट शुरू करेंगे, उसके बाद न्यू टॉपिक मेडिकल कोडिंग शुरू करेंगे, वो आगे करेंगे. ठीक है, बट इसका रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि आगे की जो टर्म आएगी, ठीक है, ये तो इजी टर्म है, और ये आगे जो टर्म आएगी ना वो क्या होगी? बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी. और जो पीछे का है आपका रिवीजन हुआ है, स्ट्रांग है आप जो कॉन्सेप्ट है, तो आपको क्या होगा? जो न्यू इंफॉर्मेशन है ऐड करने में ज्यादा हार्ड नहीं जाएगा, इजी जाएगा. ठीक है, तो एवरीवन शुड प्रैक्टिस एंड एवरीवन शुड रिवाइज once once in a week, शायद yes, once in a week you should revise it. Okay, ठीक है, थैंक यू. आज की क्लास के लिए इतना ही.